चलिए भाई, तो चैप्टर नंबर 5 करंट कंडक्शन, वो गलती से करंट इंडक्शन लिखा गया था, इंडक्शन नहीं होता, वो करंट कंडक्शन था। और करंट कंडक्शन को क्या बोलते हैं? वैद्युत चालन, वैद्युत चालन हिंदी में बोलते हैं वैद्युत चालन। चैप्टर नंबर 5 तो चल रहा है आपका, यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसमें छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। अच्छा, कल के टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और फिर हमने बताया था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इट मींस आई और वीडी में रिलेशन आया था, वो मोस्ट इंपोर्टेंट था। वो कितना आया था हमारे पास? आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। फिर हमारे पास एक हमने अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन दी थी, और डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? डेफिनेशन ये थी कि यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर, बैटरी द्वारा विभवांतर लगा दिया जाए तो अनियमित गति करता इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक निश्चित दिशा में निश्चित औसत वेग से गति करने लगता है, उसे बोलते हैं हम अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहाँ पर अगर आपसे कोई कभी पूछने लगे कि औसत वेग क्या है, औसत वेग ही अनुगमन वेग होता है, से ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। फिर हमारे पास हमने पढ़ा क्या कि आई और वीडी में रिलेशन, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी आ गया था, बड़ा सिंपल था। फिर हमने जे और आई में रिलेशन, जे और वीडी में रिलेशन देखा था, जे इक्वल टू एन ई ए नहीं आएगा, बस यहाँ पे वीडी रहता था। फिर हमारे पास अगला एक छोटा सा मोबिलिटी ऑफ चार्ज बताया था, यानी कि आवेश की गतिशीलता, और वो क्या थी हमारे पास? म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन में ई। सही है, और वहां से हमने उसकी यूनिट भी निकाल ली थी, मीटर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। ठीक है, और डायमेंशन वगैरह मैंने तुम्हें वर्क करने को घर से कहा था। ठीक, अब आगे ये कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी सी। देखो, ये रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध क्या होता है? वैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा, बट लेकिन दोबारा सुनो। अब हमने पढ़ी कि जो करंट है आई, वो चल गई है, चलेगी, बस जाहिर सी बात है आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके मार्ग में रुकावट तो जरूर आएगी, डिस्टर्बेंस तो जरूर आएगा। क्या क्या मान लो सपोज दैट आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, तो जैसे कुछ ऐड आया, क्लिक ऐड करके शॉर्ट ही देख ली जाए एक बार, वो क्या है? रेजिस्टेंस है तुम्हारी पढ़ाई में। या तुम पढ़ने आ रहे हो ऑफलाइन और तुम्हें बीच में दोस्त कहने लग रहे पार्टी करने चल रहे हैं आज, सही है, तो वो क्या है? रेजिस्टेंस है, वो पढ़ाई में रुकावट है। या बेंच में कोई पढ़ रहा है और बीच में कोई बोल रहा है या हंस रहा है या कुछ वो कर रहा है, वो सब क्या है? तुम्हारी पढ़ाई में रेजिस्टेंस, रुकावट, प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो रही है। सेम ऐसे ही जो आई है, आई के मार्ग में यानी कि इसके रास्ते में, इसके वे में जो रुकावट आती है वो रेजिस्टेंस होता है, बस। सही है, देखो समझ लो, जैसे ओम्स लॉ देखा था आपने कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। सही है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या आता है हमारे पास? R इंटू में I, और R क्या आता है यहाँ पे? रेजिस्टेंस। इट मींस R इक्वल टू होता है V अपॉन I। हमने यहाँ पर रिलेशन क्या पढ़ा था कि यदि किसी चालक में विभवांतर, ठीक है, यदि किसी चालक का विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात किया जाए तो हमें एक कांस्टेंट प्राप्त होता है, एक नियतांक प्राप्त होता है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, या तो आप ये डेफिनेशन दे दो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अदरवाइज सिंपल याद रखो, तुम्हारी पढ़ाई में जो बाधा होती है ना, वो रेजिस्टेंस है। ऐसे ही धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है वो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, बस। ठीक है, तो सिंपल से क्यूट सी इसकी डेफिनेशन लिख दो, क्या कि धारा के मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। बताओ समझ में आ गई क्या बात है? जो तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट कर रहा ना, वो रेजिस्टेंस है, बस। ठीक है, सेम ऐसे जो धारा के मार्ग में रुकावट करेगा वो प्रतिरोध कहलाएगा। अच्छा, यहाँ खास बात यह है, बिना रुकावट के पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम्हें कोई ना परेशान करे तो तुम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि तुम्हें पता ही तभी लगेगा। सेम ऐसे ही आपके जो करंट है, देखो यहाँ पर जो आई है, R इक्वल टू क्या बना? देखो V इक्वल टू क्या बना? आई आर बना, नहीं बना? अगर सपोज दैट यहां से मैं R खत्म कर दूं तो क्या I बन पाएगा? नहीं, ये इसके इक्वल थोड़े हुए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस। तो R यानी कि I में R की मल्टीप्लाई करते हैं जब जाके V बनता है। सही है, इट मींस रेजिस्टेंस आना भी जायज है। ठीक है, चाहे थोड़ा सा ही, सभी का रेजिस्टेंस होता है, हल्का फुल्का सभी में रहेगा। तो धारा के मार्ग में रुकावट को क्या बोलते हैं हम? प्रतिरोध। ठीक है, दूसरा फॉर्मूले देख लेंगे। अभी फॉर्मूला हमने चेक किया, या तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर चल लीजिए। तो R इक्वल टू V अपॉन I, ये क्या हो गया इसका सूत्र। अगला काम क्या होता है हमारा? फर्स्ट पॉइंट, यूनिट यानी कि मात्रक निकालना।
तो मात्रक निकलवाइए इसका, R इक्वल टू V अपॉन आई, V अपॉन आई। V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, अपोन में आई का कितना होता है, एम्पियर। वोल्ट अपॉन एम्पियर इसका यूनिट है, मात्रक है इसका, बट इसकी जो खोज की थी वो की थी ओम्स ने, ओम। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, ओम होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम। और उसका ग्रीक वर्ड है क्या, ओमेगा से प्रेजेंट कर दे इसे, इस सिंबल से, देखा होगा तुमने इसे, ओम को, इसे क्या बोलते हैं, ओम। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओम, ऐसे। इसे ओम बोल दो, ये वाला ओम बोल दो, ओम बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, सब इसके मात्रा है। ठीक है, वोल्ट अपॉन एम्पियर को क्या बोलते हैं हम, ओम बोलते हैं। सही है, ओम हो गया। फिर दूसरी चीजें क्या आएगी हमारे पास इसकी, विमीय सूत्र, विमा, यानी कि डायमेंशन। तो R इक्वल टू V अपॉन आई। अब V की तो आपको डायरेक्ट पता ही नहीं है, I की पता होती है आपको, तो V की साइड में निकाल लो आप। V इक्वल टू क्या आता है बताओ, बिल्कुल सही, W अपॉन में Q, और W की डायमेंशन ML2T-2 अपॉन में Q की AT। इन्हें ऊपर ले जाएंगे तो ML2T ऊपर जाएगा T-3 A-1। सही है, डायमेंशन निकालनी सिखा दी मैंने। ठीक है, और वीडियो डाल दूंगा मैं उसकी, उसमें देख लेना, समझ में आ जाएगी डायमेंशन कैसे निकलेगी। ठीक है, फिर तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाएगा सब, जिस पे नहीं आती निकालनी। तो V की डायमेंशन कितनी आ रही है भाई हमारे पास, ML2T-3 A-1। सही है, और अपोन में I क्या हो गया हमारे पास, A। I की कितना होता है, A, I का केवल A ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में, इट मींस ML2T-3, A ऊपर जाकर माइनस का, यानी कि A माइनस के 2। ये आ गया तुम्हारे पास इसका विमेय सूत्र। ठीक है, कांस्टेंट है, इसके आदि सदिश कुछ नहीं लिखने के। अब यहाँ पे बात आती है दूसरे तरीके से, धारा के मार्ग में रुकावट। जैसे आप चल रहे हो, मान लो आप बाइक लेके चले, तो आपके मार्ग में रुकावट क्या होता है, ब्रेकर होते हैं ना, ब्रेकर। आपके जैसे आप स्पीड से चले, 40 की स्पीड से चल रहे हो, तो गड्ढे आना, वही सही है, गड्ढे आना या ब्रेकर। तो जैसे ब्रेकर होते हैं ना तुम्हारे मार्ग में, यानी कि तुम्हारी बाइक के मार्ग में जो ब्रेकर होते हैं, वे क्या होते हैं, तुम्हारे मार्ग में रुकावट होती है। सेम ऐसे ही जो धारा के मार्ग में रुकावट होती है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे रेजिस्टेंस। इसका प्रतीक होता है, इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस का वो प्रतीक होता है ऐसे, ऐसे सिंबल लगा हुआ है मिलेगा तुम्हें, इसका प्रतीक जो होगा ब्रेकर की तरह। जैसे ब्रेकर होते हैं ना, ऊपर नीचे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे सेम ऐसे इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। ठीक है, इसका जो प्रतीक चिन्ह होगा। अब प्रतिरोध की निर्भरता आएगी। अच्छा, इससे पहले आप चालकता समझे, चालकता क्या है। देखो, प्रतिरोध तो हो गया रुकावट, और रुकावट का उल्टा जो होता है ना, वो प्रतिरोध होता है। बस चालकता, भाई रुकावट क्या कर रहा, रोकना चाह रहा, और जो रोकना नहीं चाहेगा वो क्या करेगा, चलाना चाहेगा। तो रुकावट का उल्टा क्या हो गया, चालकता। सही है, तो चालकता क्या होगी, कैसे दोगे डेफिनेशन बताओ। तो जो अगर हम चालकता की बात करें, सी क्या होता है तुम्हारा, 1/R। देखिए सही है, चालकता को सी से प्रेजेंट कर रखा है हमने, कंडक्टिविटी बोलते हैं इसे। तो चालकता क्या होती है, सी बराबर 1/R, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम बोलते हैं उल्टे को, क्या बोलते हैं हम, चालकता कहते हैं। सही है, जो हमारा द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो रेसिप्रोकल बोलते हैं यानी कि व्युत्क्रम को, उल्टे को, चालकता के उल्टे को प्रतिरोध के उल्टे को चालकता कहते हैं। ये डेफिनेशन भी बना सकते थे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कि चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोध कहते हैं। सही है, तो पहले हमने ये पढ़ लिया, फिर ये पढ़ा, समझ आ गया। चालकता क्या होगी, प्रतिरोध का उल्टा। तो डेफिनेशन दे दो इसकी, क्या दोगे डेफिनेशन, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता या कंडक्टिविटी, चालकता कहते हैं। समझ आ गई, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसका वही काम करना, क्या, इसकी डायमेंशन और वे निकालनी है आपको। चलिए जी, तो इधर निकाल देते हैं इसकी डायमेंशन, यूनिट यानी कि मात्रक। एक बार बताओ, C इक्वल टू 1/R, 1/R, R की यूनिट क्या आई थी, ओम आई थी ना, ओम। तो ओम को लिख दो ऐसे, ओम।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओम को ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ओम की पावर -1। अब ओम इनवर्स को दो टाइप से लिख सको आप, ओम इनवर्स लिख लो जू का तू, या इसे बोलते हैं क्या, सीमेंस या साइमन, सीमेंस, सीमेंस भी क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, कभी कभी साइमेंस भी बोलते हैं ऐसे, ठीक है, साइमेन भी बोल देते हैं ऐसे, सीमेंस भी बोल देते हैं या साइमेंस, वो इंग्लिश का वर्जन है बस, इसलिए थोड़ा सीमेंस और साइमेंस में कंफ्यूजन है बस थोड़ी सी, ठीक है, तो सीमेंस या साइमेंस यही होता है। फिर एक चीज और देखो, एक ट्रिक बताता हूं और तुम्हें, देखो यहां पे ध्यान रखना, C इक्वल टू 1/R, 1/R, R की क्या यूनिट थी, ओम, OHM, ठीक है, ओम, इसे ऊपर ले जाना तो उल्टे तो लिखा जावे, इसे उल्टा लिख दो, MHO, महो, इसकी यूनिट क्या होगी, महो, इसे भी क्या बोलते हैं हम, महो बोलते हैं इसे, महो, ये भी इसे बोलते हैं। ये ट्रिक अच्छी है, या इसी बात है, ऊपर ले जाना, उल्टा ही तो करना है, इसका उल्टा कर दो तो उल्टे तरीके से लिख दो, ओम को क्या लिख दो, OHM को उल्टा लिख दो, MHO, महो, बन गया MHO, MO, ठीक है, तो ये भी इसकी यूनिट है, ये भी इसकी यूनिट थी, और ये भाई साहब भी इसी की यूनिट है, तीनों सभी इसकी यूनिट है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, क्लियर यहां तक, और इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, डायमेंशन निकाल दोगे इसकी, डायमेंशन यान विमा, विमा तो उल्टी तो रखनी बस इसको, C इक्वल टू 1/R, तो 1/R, R की डायमेंशन कितनी आई थी, ML2 T-3 A-2, सही है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, M-1 L-2 T-3 A2, ये बनी इसकी डायमेंशन, यानी कि विमेय सूत्र, ठीक है। अब जो ये है ना विशिष्ट प्रतिरोध, मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के करा दूंगा, बट नहीं, तुम्हें क्या समझना, प्रतिरोध की निर्भरता समझना इसे। मुझे एक बात बताओ आप, प्रतिरोध का फॉर्मूला भी आपने देखा कि R इक्वल टू क्या होता है, V/I, इट मींस प्रतिरोध V और I पे डिपेंड कर रहा होगा, गलत, कैसे कर देगा निर्भर, मैंने C वाले में भी समझाया था कि 10th क्लास में तुमने गलत पढ़ा, भाई R V और I पे डिपेंड नहीं करता, तुम एक बात तो देखो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I के, जिस टाइम I बढ़ रहा होगा V भी तो बढ़ रहा होगा, इनका अनुपात तो नियत आता है, भी डेफिनेशन भी दी थी मैंने कि किसी चालक के विभवांतर और I के अनुपात से क्या प्राप्त होता है, हमें एक नियतांक प्राप्त होता है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, इनके रेशो के बराबर होगी, वो तो नियतांक है, कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, समझ आ रही बात है, यानी कि इसका अनुपात तो बराबर रहेगा, तो प्रतिरोध R और I पे कभी, सॉरी, R V और I पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। हाँ, अगर उसने कह दिया कि कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है तो बढ़ेगा, V कांस्टेंट है तो डिपेंड करेगा, जैसे C वाला बताया था मैंने, C इक्वल टू Q/V, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के था, बिल्कुल सेम यही है, धारिता पढ़ाई थी जब, तो सेम भाई साहब R V और I पे डिपेंड नहीं करता, दिमाग में सेट कर लो, ठीक है, नहीं डिपेंड करता है वो। फिर डिपेंड किस पे करता है, अब देखो चालक तार है, जैसे मैं ब्रेकर का एग्जांपल दिया था ना, सेम ऐसे ही समझना उसको, प्रतिरोध की निर्भरता, पहली चीज चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, पहला कैसे, R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, कैसे, जो हमारे पास चालक तार होते हैं, ये तार है, L लेंथ का है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका, A, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। मुझे आप एक बार बताओ, सिंपल समझना, ब्रेकर है, ब्रेकर, जैसे तुम्हारे मार्ग में ब्रेकर आ जाता है, अगर ब्रेकर बहुत सारे हो गए, यानी कि ब्रेकरों की लेंथ बढ़ गई, तो तुम्हारे मार्ग में रुकावट, बाइक की स्पीड कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, मान लो एक, अगर एक ही ब्रेकर है तो तुम क्या करते हो, जल्दीबाजी में कुदा के भी ले जाओ, लेकिन अगर 5 से 7 ब्रेकर है, क्या कुदा दो एकदम, स्लो करनी पड़ेगी, तो अगर ब्रेकरों की लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, सेम ऐसे ही लंबाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, समझ आ गई बात है। दूसरा, जी बिल्कुल, फिर चालक के अनुप्रस्थ काट के
क्षेत्रफल पर, एरिया पे भी डिपेंड करता है भाई साहब। ये कैसे करता है उसे देख लेना। अब जो क्षेत्रफल है ये है तुम्हारा, ये करता है डिपेंड 1/a से, यानी कि एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इसे आप ऐसे समझ लीजिए। भाई आपको इस गली में को जाना, इस गली में को जाना, तो आप यहां से तो फ्लो चलते थे सिंपल, देखो ऐसे मान लो एक सुरंग आ गई आपके सामने, ठीक है ऐसे, और इधर से तो आप बहुत सारे बंदे जा रहे थे, लगभग 50-60 बंदे ऐसे ही ग्रुप बना के चल रहे थे हाथ पाथ पकड़ के, लेकिन ये रास्ता क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जितनी लंबी ये सुरंग होगी उसमें को 2-3 बंदे तो जा पाएंगे एक बार में, तो जितनी ज्यादा लेंथ उतनी मार्ग में रुकावट ज्यादा, यानी कि लेंथ बढ़ेगी। दूसरा मैं लेंथ नहीं बढ़ेगी क्या इसकी, तो लेंथ बढ़ी तो रुकावट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब कम चल रहे, पहले सारे फटाफट चल रहे थे, कोई आगे निकल कोई आगे निकल, अब आगे निकल जाएगी। मान लो इस सुरंग में कोई एक ही गाड़ी जा सके, तो एक बार गाड़ी गई तो पिछली गाड़ी निकल जाएगी आगे, कभी भी निकल सकती है, तो रुकावट बढ़ी ना, अगली वाली स्लो होगी। तो दूसरा, अगर क्षेत्रफल बढ़ जाए तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्यों, इस सुरंग को थोड़ी बड़ी कर दो सर, चौड़ी कर दो ना, जैसा भी तुम्हारे दिमाग में होगा, सर सुरंग में एक गाड़ी क्यों जाके बड़ी सुरंग बनावेंगे, डबल गाड़ी चली जाए, इधर भी चली जाए इधर भी चली जाए, तो सेम इसका एरिया बढ़ाओ। जब एरिया बढ़ेगा तो 2-2 बंदे एक साथ चले जाएंगे आराम से, तो एरिया बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। सही है, हाँ जी बिल्कुल, चौड़ाई बढ़ेगी, तो ये क्षेत्रफल होता है। अदरवाइज हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे ब्रेकर था, तो ब्रेकर तुमने देखे अब यार ऐसे चौड़े वाले ब्रेकर, उस पे को फिर भी तुम बाइक कम करो। मान लो एक तो खड़े ब्रेकर आगे, जैसे श्रीनगर में उधर है छोटे वाले खड़े ब्रेकर, उस पर तो बाइक ऐसे जाओगे भी तो खड़ी हो जा, पूरी बाइक करनी पड़ेगी स्लो। अदरवाइज अब वैसे ब्रेकर चल रहे जो हाईवे पे कभी कभी बन जावे, ऐसे चौड़े वाले देखे होंगे तुमने, अगर ये सड़क है ऐसे तो इस पे कोई इस टाइप से है ब्रेकर, ठीक है, उस पर थोड़ी फिर भी स्पीड कम हो जाती है। और एक ब्रेकर क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल ऐसे खड़े है, ये दिक्कत करें ज्यादा। ठीक, समझ आ गई क्या। जब आप इसके लेंथ बढ़ाओगे, चौड़ाई बढ़ाओगे, तो इसकी लंबाई भी तो बढ़ेगी, एरिया तो लंबाई चौड़ाई दोनों का डिपेंड करेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आपको समझाने से पहले लिख दिया मैंने, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है, छोड़ा ही नहीं मैंने यहाँ तक, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, तो लंबाई पे बढ़ता है, एरिया पे डिपेंड करता है। लंबाई बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, घटेगी तो ये भी घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब सुनो, समीकरण 1 व 2 होगी, तो 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मुझे एक बात बताओ, मैं इसे लिख सकूं क्या, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपोन में ए, देखिए सही है क्या, आर समानुपाती एल अपोन में ए, सही। अब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, फिजिक्स का रूल है कि अगर हम सपोज दैट समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगेगा, और यहाँ कांस्टेंट क्या होगा उसे समझ लीजिए, तो वो बनेगा हमारे पास आर समानुपाती रो एल अपोन में ए, और रो क्या है यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि ये भाई साहब क्या है यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध। आगे के बाद समझ में, विशिष्ट प्रतिरोध, सही है। अब इसकी डेफिनेशन देनी, और एक चीज दिमाग में सेट रखियो, जब प्रैक्टिकल होगा मीटर ब्रिज का, मीटर सेतु का, तो हमेशा ही पूछा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध किसका क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध तुम कहने को ये बोल सकते हो, सर अगर यहां से विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालू मैं, देखो निकालता हूं, विशिष्ट प्रतिरोध क्या बन जाएगा, रो इक्वल टू आर ए अपोन में एल, देखिए सही है क्या, आर रो को यहीं छोड़ दो, ए को इधर ले गए, तो आर ए अपोन में एल, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से कि जो रो है वो समानुपाती होने चाहिए ए के, समानुपाती होने चाहिए एल के, व्युत्क्रमानुपाती, बट यहां पर रो इन पर किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, ये पदार्थ पर डिपेंड करता है कि तार किस पदार्थ का बना हुआ है, ये इसकी लंबाई, क्षेत्रफल और प्रतिरोध पर किसी पर डिपेंड नहीं करता। फिर से सुन लो, विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि कुछ बच्चे तुम यहाँ पे पूरा दिमाग लगा रहे होंगे कि सर ऐसे लिख दो, इसे ए रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/L के, सही है। ए और एल पे को भी डिपेंड नहीं करता, विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा तार के पदार्थ पर डिपेंड करता है, ना तो लंबाई पर ना ही क्षेत्रफल पर। तुम इसे ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए लोहे का है,
मान लो ये लोहे का तार है एक, ठीक है, इसका कुछ विशिष्ट प्रतिरोध होगा, अपना विशिष्ट प्रतिरोध होगा। तो अगर मैं इसे काट के, ये भी लोहे का, ये भी लोहे का, जितना इसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा ना उतना ही इसका होगा। चाहे इसे बिल्कुल कम भी कर लो, छोटा सा तार भी ले लियो, चाहे वो मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, चाहे छोटा हो, कैसा भी हो, विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा सेम होता है, केवल पदार्थ पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रवृत्ति पर। लोहा होना चाहिए चाहे वो कैसा भी, सबका विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा। समझ में आ रही बात है? कॉपर हो या कुछ भी हो, उसकी लंबाई क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। कोई आपसे पूछने लगे आगे कि भाई एक बार बताओ, एग्जाम में तुम्हें डराते हैं क्या, ये आपके पास एक लोहा है नो, ठीक है, इसकी लंबाई आधी कर दो, अब बताओ विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा? कोई फर्क नहीं पड़ने का जी, लोहे का तार है वो, जू का तू रहेगा, सही है। जब मीटर ब्रिज आपको पढ़ाया जाएगा तो मीटर ब्रिज में क्या लगता है, टंगस्टन का तार लगता है तुम्हारा, ठीक है, तो कॉन्स्टेटन का, सॉरी कॉन्स्टेटन का तार लगता है तुम्हारा, तो मैग्नीन बोलते हैं हिंदी में उसे, मैग्नीन का वायर लगता है मीटर ब्रिज में, मीटर सेतु में। तो वहां पर जब हम पढ़ेंगे ये तो वहां पर रो आएगा, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ये रो क्यों नहीं चेंज करा। रो इसलिए चेंज नहीं करते वहां पर क्योंकि वो मैग्नीन का ही तार होता है, चाहे उसकी लंबाई बढ़ाओ या घटाओ, वो कभी भी डिपेंड एल और ए पे नहीं करता, ठीक है। इन शॉर्टली मेरा कहने का मतलब ये है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पर डिपेंड करता है, बस केवल तार के पदार्थ पे, वो जिस पदार्थ का होना चाहिए, लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो ये तो होगी यहाँ से। अब यहाँ से वो फॉर्मूला बन गया, इसकी डेफिनेशन बनानी है आपको, बनाइए डेफिनेशन। मान लो इफ A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड L इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, दोनों को 1 मान लिया, देन रो इक्वल टू क्या बन जाएगा, R, सही है। अब डेफिनेशन देनी इसकी, बनवाओ डेफिनेशन। क्या, इधर बनाते हैं, काफी भर गया आज तो बोर्ड। देखो, किसी तार के पदार्थ का, किसी तार के पदार्थ का, क्योंकि तार का पदार्थ होगा, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो, वह प्रतिरोध है, वह प्रतिरोध है जो उस चालक तार के एकांक क्षेत्रफल, एकांक बोल दो एक को, एकांक क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई, या मीन शॉर्ट ये भी बोल सकते थे एकांक आयतन, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल हो गया, एकांक लंबाई हो गई, क्षेत्रफल लंबाई गुना करके क्या बन जाता है, आयतन, तो एकांक आयतन भी बोल सकते थे इन शॉर्ट। तो एकांक क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई के कारण उत्पन्न होता है। दोबारा समझो, किसी तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो, प्रतिरोध तो उत्पन्न होता है जो उस चालक तार के एकांक क्षेत्रफल व एकांक लंबाई के कारण उत्पन्न होता हो या होता है। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधी प्रतिरोध है, बस क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल 1 होना चाहिए और लंबाई 1 होनी चाहिए। आगे बात समझ में, दोबारा पढ़ लेंगे। किसी तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है, वह प्रतिरोध है जो चालक तार के एकांक क्षेत्रफल व एकांक लंबाई के कारण उत्पन्न होता हो या होता है। समझ में आगे बात है, विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन हो गई है। अब क्या करना आगे की चीजें, मात्रक, विमेय सूत्र, ये लिखने होते हैं हमें। तो निकालो पहला पॉइंट, क्या, मात्रक यानी कि यूनिट। निकलवाओ जी मात्रक इसका, रो इक्वल टू R A अपॉन में L। और विशिष्ट प्रतिरोध को ये भी बोलते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट होता है ना, स्पेसिफिक यार, स्पेसिफिक है बंदा, विशिष्ट है ये, तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसे, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं इसे। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता नाम है इसका दूसरा। तो यूनिट निकलवाओ भाई इसकी, आर की क्या होती है, ओम, ए की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, एल की क्या होती है, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बन गया हमारे पास, रोम मीटर, माइनस नहीं है और डैश है। मात्रक, विमेय सूत्र, विमा आप खुद निकाल लोगे, इसकी निकाल लोगे,
अच्छा लो, तो रो इक्वल टू आर ए अपोन में एल। आर की यूनिट अभी निकाल रखी है हमने यहाँ पे, ये डायमेंशन एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ए की क्या होती है एल टू, कभी यहाँ ए रख दो रे, इसे काट के रो अपोन में एल। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ये हो गया हमारे पास क्या विशिष्ट प्रतिरोध का पूरा पोस्टमार्टम। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना हमेशा, मैं यही लिख देता हूं, सुनना भाई क्या लिख रहा मैं। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता। यह पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, स्पेस कम है, छोटा छोटा सा लिखा, समझ लेना। विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका पूरा पोस्टमार्टम हो गया, इसके बारे में सब कुछ भी नहीं है, कुछ जो आएगा वो बाद में देखेंगे। अब हमारे पास आ गई विशिष्ट चालकता। देखो विशिष्ट चालकता कितनी बढ़िया बच्ची बेचारी। हाँ जी, लड़कों के लिए लड़की और लड़कियों के लिए लड़का। अब ध्यान दो तुम, जैसे प्रतिरोध था, प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता, ऐसे ही सेम जो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। आसान है तो बहुत, क्या है तुम्हारी सिंपल ये। तो विशिष्ट चालकता क्या होगी, सिग्मा इक्वल टू 1 अपोन में रो। डेफिनेशन दे दोगे इसकी क्या, जैसे ये थे ना, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। मात्रक सेम इसी की तरह उल्टा करके निकालना, विमेय सूत्र वो सेम इसी की तरह उल्टा करके निकालना। ठीक है, यहां तक की नोट करिए आप। तो देखो क्या है तुम्हारा अगला टॉपिक, सिद्ध करो कि J इक्वल टू सिग्मा ई। अब वेयक J क्या है हमारा धारा घनत्व, और सिग्मा क्या है हमने अभी देख लिया, सिग्मा क्या है विशिष्ट चालकता, और E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके कई तरीके प्रूफ करने के। ठीक है, या तो दोनों साइड को लेके चलो और बराबर लाके दिखा दो कि हाँ ये बराबर, ऐसे करके दिखा दो, या एक साइड लेके चलो दूसरी साइड को लाके दिखा दो। तो देखो मैं से प्रूफ करता हूं, प्रूफ मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा, लेफ्ट हैंड साइड कि J इक्वल टू, J तो है लेफ्ट हैंड साइड, और सिग्मा इंटू ई लाके दिखा दूंगा। ठीक, साइड में चलते चलेंगे। देखो J इक्वल टू क्या होता है I अपोन में A, पढ़ रखा आपने धारा घनत्व, तो I अपोन में A। सही है, I का एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें V आता हो, I का एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें V आता हो, तो देखो I इक्वल टू क्या होता है हमारा V अपोन में R। सही है, तो रखिए यहां पर I क्या बन गया तुम्हारा V अपोन में R इंटू में A। सही है यहां तक। V का एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें E आता हो, तो V इक्वल टू E इंटू में L, ये X बोल दो उसे। सही है, रखो यहां पर E इंटू में L अपोन में R इंटू में A। समझ आ गई बातें। देखिए किसका फॉर्मूला जी, ठीक है जी। तो E इंटू में L अपोन में R इंटू में A। अब L अपोन R इंटू में A किसका फॉर्मूला भाई, इसका उल्टा बनेगा नहीं बनेगा। देखो सिग्मा इक्वल टू 1 अपोन रो का फॉर्मूला क्या होता है R A अपोन L। देखियो लिख के दिखा दो साइड में, सिग्मा इक्वल टू L अपोन में R A। रखो जी क्या बन गया यहाँ पे, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा इंटू में A। कितना आ गया हमारे पास ये राइट हैंड साइड, हैंस क्या हो जाएगा हमारे पास J इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, प्रूफ। बस तुम्हें कुछ नहीं करना था, ये सिंपल है, सारी चीजें याद होनी चाहिए बस आपके। ठीक है, बाकी इसमें ओम्स लॉ वगैरह का जो प्रूफ है या और अदर जो बचा हुआ वो अगले चैप्टर में होगा, अगले टॉपिक में होगा।